और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में दोस्तों, जो कि पार्ट है एक यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स के। अब उसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे यार दोस्तों, है ना, ऑब्वियस सा बात है। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को कॉमर्स पढ़ाता हूँ, जो 11th एंड 12th के बच्चे हैं। और उसमें भी दोस्तों दो सब्जेक्ट्स मेरे हैं और वो है दोस्तों एसपी एंड ओसीएम। और ये जो लेक्चर है यार, ये एसपी के बच्चे अपने 12th क्लास के बच्चे जो है, ये आपका लेक्चर है, ठीक है। तो जितने भी 11th के स्टूडेंट्स है या साइंस के स्टूडेंट बाय चांस बाय एनी चांस आ गए होंगे, तो ये आपका लेक्चर नहीं है दोस्तों। और बाकी कौन सा लेसन चल रहा है? लेसन नंबर 3 चल रहा है, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है भाई। और दोस्तों उसका भी लेक्चर 5 तक आ चुके हैं हम। एंड आई होप आप सभी को 1st to 4th सब कुछ अच्छे से समझ में आया। ये दोस्तों आपने ये लेसन में मेरे एफर्ट्स देखे होंगे, शायद आपको बाकी लेसन से ज्यादा दिखे होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है ये लेसन बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, बट जब कुछ चीज को पहली बार देखते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो ये पहली बार वाली चीज है ये, लेकिन एक बार अगर कोई बच्चा समझ जाता है ना, तो उसको इतना मजा आता है ये सेबीके वाली चीजों को पढ़ने में कि फिर वो फन है, एकदम फन वे में मजा आता है इस चीज को पढ़ने का। एंड हमने भी सारे लेक्चर्स को डिलीवर किया है अच्छी तरह से। मैं जब लेक्चर अपलोड करता हूँ, मैं खुद देखता हूँ एक बार कि क्या मैं समझा पाया कि नहीं लोगों को, और उसमें फिर बच्चों के कमेंट्स भी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ अपन कई हद तक अच्छा जा रहे हैं। तो दोस्तों ये भी लेक्चर नंबर 5 है। अब आपको क्या करना है, आपको दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना है, जो कि आप हर बार की तरह करते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सब्सक्राइब तो आपने कर रखा है, लाइक वगैरह कर दिया करो, ठीक है, अच्छा लगेगा। बाकी इसे दिखने में अच्छा लगता है ना कि अरे हाँ 40-50 लाइक्स आए, चलो अगली बार और मेहनत करेंगे, बस वही बात है और कुछ नहीं। चलो आप दोस्तों क्या चल रहा है? अरे आपका हाल नहीं, सिलेबस में क्या चल रहा है अपने पोर्शन पे, ये वाले लेसन का देखो। मेरी यहाँ पे बात सारे सब के सब फोकस यहाँ लगाएंगे दोस्तों। हमने ए कंप्लीट कर दिया, हमने बी कर दिया, सी कर दिया, अब बारी है डी की। और डी में भी दोस्तों आज हम सीखेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, और उसमें भी दोस्तों राइट इशू। अरे राइट इशू ये तो किधर सुना हुआ सा लग रहा है, यहाँ पे देखो। अरे बी, अच्छा भाई तू ही है क्या? हाँ ये तो हमने कंप्लीट कर दिया है। चलो एक टॉपिक हो गया हमारा आज का। राइट इशू याद है ना कि भाई भूल गए सब? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है जो इक्विटी के होते हैं, याद रहे या गया सब आर पार? चलो आज अभी हम क्या करेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है वो सीखेंगे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट उसमें सीखेंगे, और भी कुछ चीज सीखेंगे जो आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। ये लेक्चर नंबर 5 चल रहा है, तो लाइक समथिंग अराउंड लेक्चर नंबर 7 या लेक्चर नंबर मैक्सिमम 8, मैक्सिमम कोई चांस इससे ज्यादा नहीं, ये हम लेसन को फिनिश कर देंगे। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आज के इस लेक्चर को अंजाम देते हो, जिसका नाम है भाई, जो टॉपिक है अपना वो है प्राइवेट प्लेसमेंट। चलिए एक बार इसको आप रीड कीजिए। When company offers its securities to selected group of people, maximum 200, इसको बोलते हैं पर्सन एंड नॉट टू जनरल। ठीक है, चलो कुछ नहीं समझा सर, कुछ नहीं समझा, ठीक है। मुझे आप एक बात बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझो आपकी शादी हो रही है, बच्चा भाई भांगड़ा कर रहा है, भाई शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, ठीक है भाई, ठीक है कर लियो शादी। लेकिन मुझे एक बात बताओ दोस्त, आप अपने शादी में पूरी दुनिया को बुलाते हो क्या? जिसको आना है भाई आ जाना, तुम्हारा भाई शादी कर रहा है, तुम्हारी बहन शादी कर रही है, जिसको आना है आ जाओ, है ना? ऐसे नहीं करते ना। हम अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं, उनको बोलते हैं भाई शादी हो रही है आपका, मतलब हम चाहते तो नहीं आ पाओ, लेकिन आपका स्वागत है शादी में, है ना? कुछ लोगों को हम ऐसे बुलाना पड़ता है। हम ऐसे तो नहीं ना पूरी दुनिया को न्योता दे देते हैं, इन्विटेशन दे देते हैं, तुम्हारे भाई की शादी हो रही है, सभी को आना है, हाँ तू भले ही मेरा कुछ नहीं लगता, तुझे भी आना शादी में। ऐसा नहीं, ऐसे करते हो कि नहीं? आप नहीं करते ना। मतलब आपने जनरल देखा होगा, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जो आपके नोन होते हैं, जो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स वगैरह जो भी रिलेटिव्स होते हैं, आप सभी उनको जाकर रिलेटिव्स को आप अपने क्या करते हो, इन्विटेशन कार्ड देते हो। वो इन्विटेशन के बाद वो पर्सन अगर इंटरेस्टेड हो तो वो आपकी शादी अटेंड करने को आता है ना? तो दोस्तों कंपनियों में भी ऐसा ही होता है, और उसमें भी ये एक कंसेप्ट है, वो है प्राइवेट प्लेसमेंट का, जिसमें दोस्तों आप पूरी दुनिया को नहीं बोलते कि आओ मेरे कंपनी में पैसा लगाओ। दोस्तों आप इसमें क्या बोलते हो, आप इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, आप सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल के पास जाते हो। आपके दिमाग में आपने सोच रखा है कि आपको किन किन लोगों को अप्रोच करना है, आप सिर्फ और सिर्फ उनके पास ही जाते हो और उनको बोलते हो सुनो ना भाई मेरी कंपनी में पैसे लगाओगे क्या? इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। इतना सही ये टॉपिक है, इतना आसान है ये, पर बच्चे क्या कर रहे समझ नहीं पा रहे, या क्लासेस या कॉलेज जो भी होगा उनको नहीं समझा नहीं पा रहे, क्योंकि जो आपको समझा रहे हैं उनको खुद को नहीं आता है, क्योंकि उनने इस फील्ड में काम नहीं करा। अब मैं इस फील्ड का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद इस फील्ड में काम करने वाला हूँ आगे जाके, तो मुझे आता है। चलिए लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, When company offers its securities to selected group of people, जब कंपनी जो है ना उनके नजरों में मैक्सिमम 200 लोग, उनने सोच के रखा है कि हमें किन किन लोगों को अप्रोच करना है कि भाई क्या तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा, ऐसे जब कंपनी करती है तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। बच्चे के दिमाग में एक डाउट, सर बाय एनी चांस
हाँ हाँ बोलो बोलो। अरे आपका डाउट बहुत अच्छा है। बच्चा कह रहा है सर बाय एनी चांस, मैक्सिमम 200 बोला है, बाय एनी चांस में 201 पर्सन को जाके बोल दूं, या मैंने 300 लोगों को बोल दिया कि मेरे कंपनी में जाकर इन्वेस्टमेंट कर, मैंने 300 लोगों को इन्विटेशन कर दिया और 300 के 300 आ गए इन्वाइट करने। मैं गया था एज अ प्राइवेट प्लेसमेंट लेके, अब लेकिन सर 300 लोग आ गए, अब मैं क्या करूं? तब आपका जो प्राइवेट प्लेसमेंट था ना, उसको हम मान लेंगे कि वो पब्लिक को दिया था, जनरल पब्लिक को आपने दिया है। जैसे ही आपने ये मैक्सिमम 200 वाली, अगर आपका 201 पर्सन को भी आपने जाके अप्रोच किया ना, उस दिन से, उस समय से वो प्राइवेट प्लेसमेंट से हट जाएगा और आपको एज अ पब्लिक इशू की तरह आपको सारे कंप्लायंसेस पूरी करने पड़ेंगे। तो जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, उसकी पूरी टीम होती है, ये उसका काम होता है कि जब वो देखे मैक्सिमम 200 पर्सन को ही कंपनी ने अप्रोच किया है ना, 201 भी हो गया ना, तो कंपनी को एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट की फीस अलग होती है, पब्लिक इशू जब कंपनी करती है उसकी फीस अलग होती है, उसके कंडीशंस अलग है, प्राइवेट प्लेसमेंट के कंडीशंस अलग है। तो ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसे सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, अरे सर एक ही इंसान को तो ज्यादा अप्रोच किया था, क्या दिक्कत हो गई, छोड़ो ना, नहीं, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? जब कंपनी गिन चुन के, पूरी दुनिया को नहीं बोलती, कंपनी सिर्फ मिनिमम लोगों के पास जाकर अप्रोच करती है, प्राइवेटली उनसे बातचीत करती है, मैक्सिमम 200 लोग, और उनको बोलती है कि हमारी कंपनी में प्लीज इन्वेस्टमेंट कर लो। ऐसे जब कंपनी करती है तो इसे प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। और इसमें किन लोगों को अप्रोच करना है, किन के पास जाके कंपनी को बताना है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। ये उनकी मर्जी है, अगर उनको लगता है कि वो इंसान एलिजिबल है, उनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मीट करता है, तो वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप प्लीज हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाकी राह चलते इंसान को नहीं पकड़ेंगे, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे लोगों को ही पकड़ते हैं, ऐसे लोगों को ही अप्रोच करते हैं जो एक रेपुटेशन रखता है भाई मार्केट में, एक अच्छा इंसान है, और कंपनी के डायरेक्टर्स को लगता है कि वो कंपनी के कंडीशंस को मीट करेगा और वो इंटरेस्टेड भी है। चलो, प्राइवेट प्लेसमेंट के साथ जब आप करते हो ना, आप किसी इंसान को अप्रोच करते हो, तो आप उनको, जब डायरेक्टर की नजर से कह रहा हूं, जब कोई एक डायरेक्टर किसी पर्सन को अप्रोच करता है कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, एक कुछ उसको डॉक्यूमेंट देता है कि हमारी कंपनी ऐसी है, इसमें ऐसा है, तो डायरेक्टर को साथ ही साथ आपको ऑफर लेटर भी देना है। किसका ऑफर लेटर? प्राइवेट प्लेसमेंट का, कि अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड होगा तो इस एप्लीकेशन द्वारा वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। चलिए, प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर आपको देना है, सीधी सी बात है। अब दोस्तों यहां तक सब कुछ समझ में आया? आसान टॉपिक, एकदम इजी सिंपल चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं ना कि अरे सर क्या सिखा रहे हो आप, बहुत इजी। अब तक जितने भी टॉपिक किए शायद सबसे इजी यही होगा। चलो, अब प्राइवेट प्लेसमेंट जो है ना दोस्तों, ये दो तरीके हैं। एक तो राइट इशू जो हमने ऑलरेडी कर रखा है, और दूसरा है दोस्तों प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्या है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट? क्या है भाई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट? नाम से समझो, प्रेफरेंस क्या कर रही है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। आपको आई होप प्रेफरेंस का मतलब पता होगा, यानी कि प्रायोरिटी देना एक तरह से, है ना। प्रेफरेंस दे रहे हो आप, उसको ज्यादा मानते हो, उस इंसान को नेक्स्ट जो भी होगा उसको थोड़ा कम मानते हो। चलिए एक बार नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आई होप आपको दोस्तों प्राइवेट प्लेसमेंट समझ में आया। अब हम प्राइवेट प्लेसमेंट के दो टाइप्स देख रहे हैं, जिसमें राइट इशू हो गया है, और अभी हम समझेंगे दोस्तों प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसको कहते हैं। ये तो और भी इजी। आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी होगी आपको, व्हेन कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज, जब कंपनी सिर्फ सिक्योरिटीज ऑफर करती है। अब सिक्योरिटी का जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत वाइडर डेफिनेशन, इसमें शेयर्स आता है, इसमें बॉन्ड्स आता है, डिबेंचर्स आता है, और जो आपको मिलता है ना भाई, यूनिट, सब कुछ इसमें आता है, वो है सिक्योरिटी की डेफिनेशन। और प्राइवेट प्लेसमेंट में सिक्योरिटी की डेफिनेशन बहुत वाइडर है। लेकिन दोस्तों अब ये अपन ने अभी जो किया ना, ये पूरे इस डेफिनेशन का भी हमने जो किया, इसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। और जब आप लीगल फर्म्स, जो लॉयर्स, जो कंपनी सेक्रेटरीज एक कंपनी लॉ का या सेबी लॉ का इंटरप्रिटेशन करती है, और जो लॉयर्स होते हैं वो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं। वो लॉ के साथ खेलते हैं, जैसे अभी अपन ने खेला यहाँ पे लॉ के साथ। व्हेन कंपनी ऑफर्स इट्स, क्या ऑफर करती है? इट्स सिक्योरिटी। और यहाँ पे सिक्योरिटी की डेफिनेशन जो है ना बहुत वाइडर है। ये है प्राइवेट प्लेसमेंट का आंसर। लेकिन अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं, बस देखो, अभी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आपको पढ़ोगे ना, आपको सेम लगेगा, लेकिन यहां पे अब लॉ का अपन इंटरप्रिटेशन देखेंगे। व्हेन कंपनी इश्यूज इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, भाई यहां पे लिखा है व्हेन कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज, और यहां पे लिखा है कंपनी इश्यूज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर को पूछना, नहीं आता होगा उसको, अगर आता होगा उसको तब भी आता होगा अगर वो कोई अच्छे जगह से उसने खुद से पढ़ के आया है, या वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। अगर आपकी कोई छोटी मोटी कॉलेज है, उसको 200% नहीं पता होगा, तो प्लीज जाके टीचर्स के साथ खेलना मत, वो आपको इंटरनल मार्क्स नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं, व्हेन कंपनी इश्यूज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, भाई
अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या बदल गया है, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफाइड ही लिखा है। मेरे दोस्त, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जब वो स्पेसिफाइड वर्ड बोलता है ना, तो स्पेसिफाइड में बता रहा है कि ये सिक्योरिटीज की बात हो रही है। मतलब कि दोस्तों प्राइवेट प्लेसमेंट तो सब कवर कर रहा है, वहां पे सिर्फ सिक्योरिटी लिखा है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, यानी कि दोस्तों प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कुछ ऐसी सिक्योरिटीज जब आप लोगों को पर्सनली जाके बोलोगे मेरी कंपनी में क्या तू ये वाली चीज में इन्वेस्ट करेगा, सिर्फ ये वाली में कर सकता है, तो बाकी किसी में नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और जब आप किसी के पास जाते हो, तुझे जहां इन्वेस्टमेंट करना है कर भाई, जहां इन्वेस्टमेंट करना है, तेरे को शेयर में डालना है, डिबेंचर में डालना है, बॉन्ड में डालना है, बस तू मेरी कंपनी में पैसा लगा भाई, उसको हम बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन जब हम किसी के पास जाएंगे और बोलेंगे तू सिर्फ और सिर्फ मेरी कंपनी के इक्विटी में पैसा लगा, या फिर कुछ ऐसा चीज जो आगे जाके फ्यूचर में इक्विटी में बदल जाएगी, तू सिर्फ उसी में ही पैसा लगा, उसके अलावा किसी और में मत लगा, इसको बोलेंगे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। यानी कि दोस्तों जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है इक्विटी या फिर कुछ ऐसी चीज जो आगे जाके इक्विटी में बदल जाएगी, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटीज, राइट, तो ऐसे जब आप किसी इन्वेस्टर्स उस चीज में इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलेंगे। और कोई इंसान जो दोस्तों सिक्योरिटीज में, अब वो इक्विटी में लगाए, प्रेफरेंस में लगाए, डिबेंचर में लगाए, बॉन्ड में लगाए, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब देखो मैंने क्या बोला, अगर आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हो तो आपने प्राइवेट प्लेसमेंट भी किया, पर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया, यह जरूरी नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट में मैं चाहूं तो डिबेंचर्स भी बेच सकता हूं, मैं चाहूं तो बॉन्ड्स भी बेच सकता हूं, और जब मैं इक्विटी बेचूंगा तब मैं समझूंगा कि मैंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी किया साथ ही साथ। लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट तब नहीं कहला जाएगा जब मैं बॉन्ड्स बेचूंगा, डिबेंचर बेचूंगा, डेट्स बेचूंगा, जो भी, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब कि दोस्तों प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट तभी कहलाएगा जब इक्विटीज की बात होगी। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट तो बहुत ही वाइडर टर्म है ना, क्योंकि इसमें तो ऑफर इट सिक्योरिटीज मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस। अब तुम बोलोगे ना सर इक्विटी तो यहां पे भी आया, इक्विटी तो भैया यहां पे भी आया, वही मैं कह रहा हूं। इसके लिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इज लाइक अ पप्पा, है ना, वो पप्पा है किसका? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट चाहे तो मतलब देखो प्राइवेट प्लेसमेंट चाहे, इसकी सिक्योरिटीज की डेफिनेशन बड़ी है ना प्राइवेट प्लेसमेंट की, ये चाहे तो इक्विटी कर सकता है, प्रेफरेंस कर सकता है, डिबेंचर बॉन्ड्स कर सकता है, ठीक, क्योंकि इसकी सिक्योरिटीज की डेफिनेशन बड़ी है भाई। ये अपने हैं पप्पा जी। किसके पप्पा जी है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के, क्योंकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ही कर सकता है। मजा आया? समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, देखो दोस्तों इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ये चीज के पैसे हैं मार्केट में, और आप सुनते आ रहे होंगे कि टेक्नोलॉजीज जो है वो चैट जीपीटी क्या चल रहा था कि ये सीए की जॉब खा लेगा। भाई जो चैट जीपीटी है ना, या जो भी टेक्नोलॉजी है ना, ये सिर्फ क्लरिकल वर्क कर सकता है, ये ज्ञान नहीं दे सकता। जो भी मैंने आपको दिया ना, इसको पता है क्या कहते हैं? इसको सीएस की ओपिनियन कहते हैं, इसे लीगल ओपिनियन कहते हैं इन लीगल टर्म्स, ठीक है। इस चीज के पैसे लीगल ओपिनियन, जब आप किसी लॉयर के पास जाते हो वो अपना लीगल ओपिनियन देता है, उस चीज के पैसे होते हैं, वो चैट जीपीटी नहीं कर सकता। अभी मैंने आपको जो किया, ये मैंने आपको लीगल ओपिनियन दिया। कैसे मैंने सिक्योरिटीज के ही टर्म को इतना घुमाया, मैंने कैसे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट का रिश्ता बताया कि प्राइवेट प्लेसमेंट पप्पा है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट उसका बेटा है, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट सब कुछ कर सकता है, उसकी सिक्योरिटीज की डेफिनेशन वाइडर है, लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की स्पेसिफाइड बोला गया है, सिर्फ स्पेसिफाइड कर दिया गया है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बताया है कि भाई इक्विटी या इक्विटी में जो कन्वर्ट हो जाएगी सिर्फ उसकी ही बात होगी, और प्राइवेट प्लेसमेंट में हर किसी की बात होगी। तो प्राइवेट प्लेसमेंट जी पप्पा जी, है ना, किसके? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के। तो यही इस चीज के पैसे मार्केट में, और ये चीज कोई टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर सीए करूं क्या, सीएस करूं क्या? सर सीए करूंगा तो टेक्नोलॉजी आ रही है, और सर टेक्नोलॉजी में सीए का काम तो सारा उड़ जाएगा। भाई मानता हूं सारा उड़ जाएगा, लेकिन जो क्लरिकल वर्क है ना वो उड़ेगा। अरे वो तो कंप्यूटर, सीए वाले खुद कंप्यूटराइज काम करते हैं, लेकिन जब वो ओपिनियन देते हैं उस ओपिनियन के पैसे है। जब सीए वाला टैक्स का ज्ञान देगा, भाई टैक्स कैसे बचाना है, वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। जब सीएस कंपनी कैसे बनानी है, ठीक है, वो अभी चैट जीपीटी पर स्टेप्स आते, कंपनी चलानी कैसे है, कंपनी के कितने लीगल कंप्लायंसेस आपको करने हैं,
कैसे करने हैं, ड्राफ्टिंग करनी है, ड्राफ्टिंग भी आप फिर भी टेक्निकल वे के थ्रू कर सकते हो, लेकिन उस ड्राफ्टिंग का इंटरप्रिटेशन, ड्राफ्टिंग के वर्ड्स किससे इस्तेमाल करने हैं, वो एक प्रोफेशनल करता है। तो ये फर्क है एक प्रोफेशनल और एक टेक्नोलॉजी का, जो कभी किसी चीज को रिप्लेस नहीं कर सकती। अब CA, LLB, ये 4 तो रिप्लेस नहीं होने वाले, बाकी मुझे नहीं पता, बाकी मैं आपको टाइम के साथ खुद भी समझ के बताऊंगा। बाकी मेरे समझ में ये 4 चीज कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। चलिए, क्योंकि यहाँ पे लीगल ओपिनियन के पैसे माफ कीजिएगा। अब मैं ये बोलूंगा कि इनके काम रिप्लेस हो सकते हैं, लाइक जो जैसे अकाउंटिंग होती है, तो ये चीज टेक्नोलॉजी द्वारा हो सकती है, लेकिन उस अकाउंटिंग के पीछे का बेसिक रीजनिंग क्या है, उसके पीछे ओपिनियन क्या था, ये तो आपको एक प्रोफेशनल ही दे पाएगा। चलिए भाई, व्हेन कंपनी इश्यूज, अब चलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में। कंपनी इश्यूज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में सर कौन सी, तो वो है इक्विटी और दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी ऐसे टू अ सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ अ पर्सन। हाँ, सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ अ पर्सन तो इसमें कॉमन है, ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस। समझ में आया? इसमें एक और डिफरेंस है कि इसमें आप 200 से ज्यादा लोगों को अप्रोच कर सकते हो, बट आप अप्रोच करोगे तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आप भैया क्या किस में खेलोगे, इक्विटी में खेलोगे, ठीक है, वो एक डिफरेंस। चलो, शेयर्स इशूड अंडर प्रेफरेंशियल स्कीम हैव नॉट वोटिंग राइट्स, इनके पास नॉट नहीं, नो वोटिंग राइट लिखना चाहिए था वहां पे। इनके पास अगर आपको कोई शेयर्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट द्वारा मिलता है ना, तो आपके उसके शेयर्स में कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वो शेयर्स मिलेंगे कंपनी के। आपके लिए मतलब चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करो, आपको हम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दे देंगे, बदले में डिविडेंड मिल जाएगा आपको, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। चलिए, फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दोस्तों आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। एंड इसी के साथ दोस्तों फाइनली, मैं कहूंगा फाइनली, ये जो अपनी टेबल है ना, आज ये कंप्लीट होती है। तो पूरे 5 लेक्चर लगे हमें ये सारी चीजों को समझने के लिए, पूरे 10 टॉपिक हैं, और ये 10 के साथ साथ ये ऊपर के 4, और उससे पहले ऊपर के मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो ये 5 लेक्चर में दोस्तों बहुत मेहनत लगी है, सिर्फ ये एक इमेज समझने के लिए। एंड आई होप आपने मेरी मेहनत पे पानी नहीं फेरा है, ठीक है, आपको समझ में आया है, और मुझे ऐसा लगता है मैंने अपना काम कर दिया। मैं अभी जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, अभी ये जब मैं स्टॉप भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे अंदर से खुशी हो रही है कि भाई मस्त से डिलीवर किया अपन ने। क्या डिलीवर किया? ये वाले पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब आप आज आपको समझ में आ जाएगा, तब तो फिर मजे आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो प्लीज यहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, थोड़ा भी डाउट ना रखिए, बिल्कुल कॉन्टेक्ट कीजिएगा इंस्टाग्राम पे मेरा goldymuza_, ठीक है। चलो भाई, बाकी कमेंट सेक्शन तो है ही ना यार, उसमें तो आप कर दे ही हो, लेकिन उस पर भी करोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे एकदम नए टॉपिक पे, पूरा सा हट के, यहां से अपना ये लेक्चर और 10 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अब दोस्तों, अब हम एकदम अलग डायरेक्शन में आ चुके हैं। अब जितना भी हमने वो टॉपिक्स किए तो सारे एंड होते हैं, अब एकदम अलग डायरेक्शन में आ चुके हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, भाई तुमने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, अब तुमने जब वो शेयर्स आप जब परचेस करने गए थे, जब आप परचेस करने गए थे, एक कंपनी शेयर इशू कर रही है, और आप, मेरे बच्चे कैमरा के पीछे जो इन्वेस्टर है, आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, आप कंपनी के पास आ रहे हो पैसे लेके, ले भाई पैसे ले ले, कंपनी के शेयर दे दे। ये जो प्रोसेस है, अब ये प्रोसेस को समझने वाले, समझ में आया? चलो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, व्हेन कंपनी गिव्स द शेयर्स टू द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन हो भाई? आप कंपनी के पास ऐसा एप्लीकेशन और एप्लीकेशन मनी मिनिमम 25%, अगर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है तो आपको मिनिमम 25% तक की अमाउंट कंपनी को देनी होती है एप्लीकेशन मनी के साथ, कि एप्लीकेशन में ये लिखा रहेगा आपने कि मैं आपकी कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहता हूं, और वो शेयर्स खरीदने के लिए मिनिमम 25% मैं आपको एडवांस में दे रहा हूं। इसको बोलते हैं भाई एप्लीकेशन मनी। और कंपनी जो है फिर जब वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी, फिर वो आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करेगी, यानी कि वो आपको शेयर्स देगी। इस देने, शेयर्स को देने को कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? एकदम इजी, चिल करो, हिंदी सा टॉपिक है। चलो, कंडीशंस प्रोविजंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनी जब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर रही है तो कंपनी किस तरह से करती है, ये आपको बताना चाहते हैं। अब इसमें भी दोस्तों 2 प्रोविजंस है। पहला है भाई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, यानी कि जो लॉ में लिखा गया है, जो लॉ के नजरों में एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, और जनरल प्रोविजंस, जो एक जनरली आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में सबसे पहला रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। दोस्तों, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, कि सुनो दुनिया वालों, कंपनी जो है शेयर्स इशू करना चाहती है, जो भी पैसा लगाना चाहता है प्लीज वेलकम। अब इसमें क्या हो रहा है ना, कंपनी जो है ना इनविटेशन भेजती है, याद रहे कि नहीं, प्रोस्पेक्टस हमने 11th में सीखा था भाई, 11th के 3rd लेसन में।
जाओ देखो आओ अगर नहीं आता प्रोस्पेक्टस, क्योंकि बहुत डिटेल में सिखा था सेक्शन 2 सबसेक्शन 69। ठीक है चलो, तो अपना प्रोस्पेक्टस है वो। तो प्रोस्पेक्टस की जो डेफिनेशन का सेक्शन बोला मैंने अभी, किसका, लेकिन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब प्रोस्पेक्टस में क्या होता है ना दोस्तों, ये एक तरह का कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा गया रहता है उसमें। कंपनी का हिस्ट्री हो गया, कंपनी क्या करती है, कंपनी आगे क्या करने वाली है, कंपनी प्रेजेंट में क्या कर रही है, पास्ट में कितना फायदा हुआ, पास्ट में, फ्यूचर में इनका क्या प्लान है, फ्यूचर में ये कहां बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने वाले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कितने शेयर होल्डर्स है, कब एस्टेब्लिश हुई थी, कब इनका एम क्या है, मोटिव क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, विजन क्या है, ये सब लिखा रहता है, मेनी मोर। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टस होता है। आपको इस प्रोस्पेक्टस को आरओसी के पास जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है कि हेलो आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनी, ये प्रोस्पेक्टस है मेरे कंपनी का, हम जब पब्लिक से पैसे लेंगे तो हम उनको ये इशू प्रोस्पेक्टस करने वाले, ये प्रोस्पेक्टस हम इनको एज ए इन्विटेशन भेजेंगे सारे इन्वेस्टर्स को, और जब इन्वेस्टर्स देखेंगे तो वो कंपनी में अगर चाहे तो इन्वेस्टमेंट करे, उनकी इच्छा है ना। पब्लिकेशन से पहले जनरल पब्लिक को आप मतलब पैसे की डिमांड करो, उससे पहले आपको प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। एप्लीकेशन मनी, आप कौन हो, आप एप्लीकेंट हो, आप इन्वेस्टर हो, मैं कंपनी हूं, आप मेरे पास आओगे, अरे ये लो ना, ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो मिनिमम 25% जब पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी होती है वो उसका एप्लीकेशन फी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, नथिंग एल्स। अरे सोचो ना यार, कंपनी ने, आपने बस कंपनी को बोला, कंपनी सुन, तू जिस दिन स्टार्ट होगी, तू जब अपना इशू शेयर करेगी ना, मैं तेरा पहला खरीदने वाला आदमी हूंगा। आप आए, आप कंपनी का फॉर्म भी भर के चले गए, लेकिन दोस्त पैसे तो दो, सिर्फ बोलने से थोड़ी ना होगा, आपको कुछ एडवांस में देना पड़ेगा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। कंपनी कैसे आप पे भरोसा कर ले कि आप फ्यूचर में कंपनी को पेमेंट दोगे, तो आप कंपनी का भरोसा जीतने के लिए एक मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट देते हो, उसको मिनिमम 25% तक रखा गया है कि इतना तो आपको देना ही है। जैसे एक शेयर कंपनी का समझो 100 रुपए का है, एक शेयर 100 रुपए का है, आपने एक ही शेयर खरीदा, तो भाई मिनिमम 25 रुपए तो देने हैं जब आप कंपनी का फॉर्म भरते हो कि आप कंपनी में शेयर्स लेने के लिए इंटरेस्टेड हो। समझ में आया? चलो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखो यार, सेबी द्वारा क्या बोला गया है, मिनिमम शेयर्स मस्ट बी बॉट बाय द सब्सक्राइबर्स, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान दो। हम क्या पढ़ रहे हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, समझिए दोस्तों क्या बोल रहा था मैं, यहां पे फोकस। कंपनी जो है 100 शेयर्स मार्केट में इशू करना चाहती है, एक शेयर 1 रुपए का, ज्यादा लालच नहीं है कंपनी को, कंपनी सिर्फ 100 शेयर्स इशू करना चाहती है। सेबी ने एक प्रोविजन रखा है जो आपको फॉलो करना है, अगर आप नहीं करते तो हम मान लिया जाएगा आपने जो इशू ऑफ शेयर्स किया था इसको कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आपने 100 शेयर्स का अगर आप इशू लाते हो, जितने भी शेयर्स का लाओ, हमने यहाँ पे एग्जांपल में 100 शेयर्स लिखा है, आपको जनरल पब्लिक इसको मिनिमम 90% सब्सक्राइब करनी चाहिए, मिनिमम 90% सब्सक्राइब करनी चाहिए। मतलब कि मार्केट में अगर आप 100 शेयर्स ला रहे हो तो मार्केट में करीबन 90 तो बिक जाना चाहिए, और अगर 90 नहीं बिकता, 90% मिनिमम बोला है, मिनिमम 90% नहीं बिकता, तो आपने जितने भी पैसा लिए थे लोगों से सबको रिफंड करना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे इस केस में हमने दोस्तों 100 शेयर्स मार्केट में इशू किए थे, तो जब हमारा ये जो क्लोज हो जाएगा अपना इशू ऑफ शेयर्स, तब दोस्तों मिनिमम 90% मार्केट में बिकना चाहिए। समझो 89 शेयर्स ही बिके सिर्फ और सिर्फ, क्या मेरी कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट कर पाती है? बच्चा कह रहा है हाँ सर चलता है, मिनिमम 90 बोला है, तो मतलब सर 89 मतलब 89% हुआ तो चलता है ना सर, 1-2% के लिए से भी लात मार के बाहर निकालेगी। ठीक है, कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, तो 90 मिनिमम 90% होता है। ठीक है, ये 89 मतलब ऑब्वियसली 1-2% के लिए आप फिर किधर से आपको जुगाड़ बिठाना पड़ता है, वो इंटरनल चलता है सब कुछ, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है चलो, तो सेबी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है कि मिनिमम 90%, आप अगर आप 1000 शेयर्स लाते हो, 1000 शेयर्स की इशू थी, तो मिनिमम 90 यानी कि मिनिमम 900 जनरल पब्लिक ने खरीदना चाहिए। और अगर नहीं खरीदती जनरल पब्लिक तो आपका फिर तो ऐसे ही फेल हो गया, तो फिर घर पे जाओ और जितना भी पैसे आपको मिले वो सबको रिफंड कर दो कि भाई सॉरी सब, ये हमारा इशू ऑफ शेयर्स फेल हो गया, हम सेबी पे लिस्ट नहीं करवा सकते क्योंकि लोगों ने खरीदा ही नहीं ना भाई तुम्हारे शेयर्स। क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, ये जो सब्सक्रिप्शन पीरियड है इसका एक लिमिटेड पीरियड होता है। ऐसा नहीं कि आप अपने कंपनी के शेयर सालों साल तक खरीदो, तुम्हारी इच्छा जब आओ खरीदो, ऐसा नहीं। सेबी के पास इतना टाइम नहीं है। सेबी ने मिनिमम बोला है मिनिमम 3 और 10 दिन के अंदर आपका ये पूरा काम हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 10 से भाई उससे ज्यादा नहीं, मिनिमम 3, 2 भी नहीं, मिनिमम 3। आपको अपने 3 दिन तक ओपन रखना है मिनिमम। 3 दिन में अगर आपके 90% हो गए तो आओ, फिर तो आपने कंडीशंस मीट कर ली, आप अपनी कंपनी को अपनी कंपनी को सेबी पे लिस्ट कर सकते हो।
वो सीन होता है। चलो, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, फिर कंपनी डिसाइड करती है किसको कितना अलॉटमेंट करना है। अगर कोई एंकर इन्वेस्टर है, अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर, अगर कोई एचएनआई, अगर कोई एनआईआई है। बच्चा कह रहे सर आप ये क्या कह रहे हो, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, ये एंकर इन्वेस्टर क्या होता है, रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है, समझोगे। अभी आप बहुत छोटे हो, अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट में दोस्तों आप ये समझो कि इन्वेस्टर्स बहुत तरह तरह के होते हैं, जो बहुत ही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जिसको एचएनआई बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, बहुत हैवी ट्रेडिंग करते हैं, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए इनको एचएनआई बोलते हैं। तो कंपनीज जो है ना, ऐसे लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी देती है कि यार इनको पता है कि ये अपने को धोखा नहीं देगा, पैसा देगा। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि अपन लोग, RII, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर है भाई, हम ना थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं, तो कंपनी इनको भी अलॉटमेंट करती है, क्योंकि जनरल पब्लिक का ही हमें ध्यान रखना है मेन तो, है ना। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है, कंपनी रैंडम बेसिस पे उनकी अलॉटमेंट एक प्रोसेस होती है, कंप्यूटराइज होता है, सब कुछ टेक्नोलॉजी द्वारा होता है, तो उसके द्वारा सबको अलॉटमेंट किया जाता है शेयर्स का। जब कंपनी IPO लाती है तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होता है ना। लकी ड्रॉ होता है भाई, लकी ड्रॉ, जिसको लगा ठीक है, नहीं लगा सॉरी भाई, नेक्स्ट टाइम फिर आना। ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हो जाए, जैसे दोस्तों सोचो, मैंने सिर्फ 100 शेयर्स का मैंने एक ये रखा था, मुझे सिर्फ 100 शेयर्स ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन लोगों को हमारा कंपनी बहुत पसंद था, तो लोगों, हमारे पास थे 100 शेयर्स कंपनी के पास, और लोगों ने हमसे मांगा 150 शेयर्स। भाई 50 शेयर्स कहां से पैदा करूं, हमने डिमांड कितनी की थी, 100 की ना, तो 100 ही आप कर सकते हो, उससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये जो 50 शेयर्स है, इसके पैसे हम रिफंड कर देंगे। 50 बाद एक्स्ट्रा शेयर्स जो थे उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज, दोस्तों आपको स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग एग्रीमेंट करना पड़ता है। इसमें आपको लिस्टिंग एग्रीमेंट में ये होता है कि दोस्तों आप अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे, ये SE यानी कि स्टॉक एक्सचेंज है, और इसमें आप कोई भी एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के साथ जाकर अपने आप को आप रजिस्टर करवाते हो, यानी कि आप लिस्ट करवाते हो। तो जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो इस वजह से आपके शेयर्स खरीद पाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाया था। चलो आगे रीड करना है बस, और इसके जो हेड पॉइंट्स है ना वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग और सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप अपने मन से थोड़ा सा लिख सकते हो। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स, यानी कि लीड मैनेजर को आप अपॉइंट करोगे, STA को अपॉइंट करोगे, STA यानी कि शेयर ट्रांसफर एजेंट। फिर आप बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स, यहाँ पे लीड मैनेजर होता है, लीड बैंकर होता है, मर्चेंट बैंकर होता है। मर्चेंट बैंकर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत पैसे है भाई आगे भी, ठीक है। और मेरा भी एक एम है यार मर्चेंट बैंकिंग में काम करना एज अ कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि वहां पे एज अ कंपनी सेक्रेटरी अगर मैं काम करता हूँ तो मैं जितने भी कंपनीज जो आती है ना IPO FPO लेके, मैं उनकी कंप्लायंसेस पूरी करूंगा, मैं उनकी डिमांड्स इन सब मार्केट स्टडी करूंगा, तो उस चीज़ में बहुत पैसा है। ये CS की फील्ड का है, मर्चेंट बैंकर एंड उस चीज में काम करना, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं, और यहाँ पे अदर्स में यानी कि आपको और भी बहुत सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट करना होता है। तो इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 5 को एंड करेंगे। ये वीडियो 28 मिनट्स की ज्यादा बड़ी नहीं है, एंड आई होप आपने स्टार्ट टू एंड पूरी फोकस के साथ देखा है, और आपको ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत अच्छे से समझ आया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CS की फील्ड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। CS एग्जीक्यूटिव में इस पे क्वेश्चन बनता है, CS प्रोफेशनल पे इस पे क्वेश्चन बनता है, यानी कि फाइनल लेवल, एग्जीक्यूटिव मिडिल लेवल, है ना, फाउंडेशन में नहीं बनता। तो बस वही है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको और अच्छे से बताया। और अगर कोई बच्चा जो CS करना चाहता है भाई, तू तो अच्छे से समझ ले, क्योंकि तुझे मैंने अभी सिखा दिया है। जब तू CS एग्जीक्यूटिव में आएगा तो तू बहुत कॉन्फिडेंटली उस चीज को और बेटर वे में समझेगा, खुद से ही समझ लेगा, इतना गारंटी है। चलो भाई फिर इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आज हमने जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ किया है, लीगल ओपिनियन को समझा है, वो आपको समझ में आया, मजा आया, ठीक है। मजा आ रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए यार आप लोग क्या करते हो, वीडियो देखते हो मस्त, हाँ सर बढ़िया, इंस्टा पे कमेंट कर, इंस्टा पे टेक्स्ट कर देते हो, थोड़ा कमेंट सेक्शन में भी करो अच्छा लगेगा। बाकी खांसी तो जान ही रही भाई, एकदम परपेचुअल सक्सेशन जैसा चिपक गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है। मतलब वो मतलब जो पहली बंदी नहीं होती या पहला बंदा नहीं होता, तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, हाँ बस वो खांसी मेरी इस तरह से लग चुकी है मुझे कि मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। और फिलहाल मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लेक्चर एंड हो चुका है। आप सभी से मैं दोस्तों लेक्चर नंबर 6 में मिलूंगा, SP के बच्चों, और जो OCM वाले हैं मैं आपको OCM में मिलूंगा। चलो यार दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करो, मजे करो, 12th की जर्नी को ऐसा नहीं किसी पढ़ाई करना है, मजे भी साथ में करना है। एंड करता हूँ भाई।